ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्त्यस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं ताश्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ओम स्वस्त्यस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं ताश्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। हस्ते पुष्पमादाय ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्भूतस्तनो बिर्भ्यसेमहि देवहितञ्जदायुः। मंगलम भगवान् विष्णुर्मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं हरि। देहली विनायकाय नमो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य वामदेहल्यै नमः दक्षिणदेहल्यै नमो नमः द्वारतोरणाय नमो नमः सकलोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सुतनाय जगदाधिताय नागाय श्रीगौरी सुताय ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षतो शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव। एक मिनट आप वैसे चले जाओ ना। रास्ता बना दो। ये लिफ्ट का रास्ता खाली करो, इधर आओ। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। हाँ वो डायरेक्ट आ गया। यस सर। सीधे ही वहाँ से जाता है। यस सर। उसके बाद में सर यहाँ थोड़ा हमें थोड़ा सा कम कंप्लीट सर रिकॉर्ड रूम। ओके यस दिस इज आवर यस लाइब्रेरी a separate library for public prosecutors on the ground. What will you use this will be sir for researchers. Next portion there will be accounting section. Yes establishment yes sir yes sir yes sir they are also there sir on the top floor. They are on top. They are supposed to be. And we have given them very decent. It will be published. पूरा चाहिए पूरा सेटअप अतिथि होंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज शर्मा जी से, अतिरिक्त राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता, आप पधारें और
मुख्य न्यायाधीश महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करावें। मेरा अनुरोध अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुधीर तांत जी से भी कि वे पधार कर माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी को पुष्पगुच्छ भेंट करावें। स्वागत अभिनंदन के इसी क्रम में मेरा अनुरोध अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष व्यास जी से कि वे पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा राजकीय अधिवक्ता माननीय के बिस्सा जी से कि वे पधारें और सम्माननीय मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह साहब को पुष्पगुच्छ भेंट करावें। मेरा अनुरोध श्री एल.के. पुरोहित जी से भी कि वे पधारें, श्रीमान लोटकरण जी पुरोहित और माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी को पुष्पगुच्छ भेंट करावें। इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। राजकीय अधिवक्ता श्री एम.सी. बिश्नोई जी, रामरतन जी छापरवाल एवं अनीश भुरट जी तैयार रहें। श्री एम.सी. बिश्नोई जी से मेरा अनुरोध कि पधार कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करावें। मेरा अनुरोध श्री रामरतन जी छापरवाल से कि वे पधारें और माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को पुष्पगुच्छ से अभिनंदित करावें। और साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान अनीश भुरट जी से भी कि आप मंच पर पधार कर माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई साहब का अभिनंदन करावें, पुष्पगुच्छ भेंट करें। पुष्पों से भावनाओं के संप्रेषण के इस यत्न के पश्चात शब्दों से अभिनंदन का क्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा राज्य के महाधिवक्ता माननीय महेंद्र सिंह जी सिंघवी से कि कृपया माइक्रोफोन पर पधारें और स्वागत भाषण के शब्द कहें। माननीय महेंद्र सिंह जी सिंघवी। ऑडियो भी नहीं आ रही है, ऑडियो तो लेवल फुल बता रही है। Chief Justice Shri Augustine George Massey ji, Honorable the Chief Minister Shri Ashok Chahar, Honorable Justice Shri Vijay Biश्नोई, Shri Sandeep Shah, Additional Advocate General, present and former Honorable Judges of Rajasthan High Court, स्विच ऑफ करना ऑन कर दिया नहीं तो Honorable Justice Shri P.K. Lora, Lokayukt Rajasthan, heads of various institutions and vice chancellors of various universities, our special guests, senior officials of the state government in the Indian Administrative Service, Indian Police Service, officers of the Rajasthan Administrative Services, State Police Services, members of Rajasthan Higher Judicial Services, officers of the High Court Registry, chairman, vice chairman and members of the Bar Council of Rajasthan, additional advocate generals of the state government from Jodhpur and Jaipur, Deputy Solicitor General, Government of India, senior advocates, office bearers of bar associations, all law officers and advocates of the state government, print and electronic media persons, ladies and gentlemen. It's a matter of great pleasure for me and all law officers of the state that inauguration of the Advocate General's office in the new premises of Rajasthan High Court has been done today in the benign presence of the Honorable Chief Justice, Honorable the Chief Minister and Honorable Justice Shri Vijay Biश्नोई. We requested Honorable Chief Minister of Rajasthan that the Advocate General building of the government advocates in the new campus of government, Jodhpur, has been completed and expressed our desire for his presence to inaugurate it, which he happily accepted. We warmly welcome you, sir. When we requested Honorable Chief Justice for inauguration, His Lordship gladly accepted our request, and even though, as per the schedule, the sitting of the Honorable Chief Justice was to be held at Jaipur, but His Lordship obliged us by accepting our request. We heartily welcome Honorable Chief Justice. We requested Honorable Justice Vijay Biश्नोई for his gracious presence on the occasion of inauguration of the Advocate General's building, and he not only gladly accepted our invitation,
but being chairman of the building committee, extended full support of the High Court administration for organizing the event. We heartily welcome you, sir. Honorable judges of Rajasthan High Court, sitting and former, have spared their valuable time and have graced this occasion. I heartily welcome your honor, sir and ma'am. We also welcome Honorable Justice P.K. Lora, Lokayukt Rajasthan, for having kindly accepted our invitation, for having graced the occasion by his presence. We heartily welcome you, sir. We warmly welcome heads of the offices of the central government, the state government, vice chancellors of the universities, officers of the Indian Administrative Service, Indian Police Services of the state government, officers of the Rajasthan Administrative Service, Rajasthan Police Service, and we heartily welcome all of them, sir. We extend our heartily welcome to the officers of Rajasthan Higher Judicial Services who are working as presiding officers and those who are working on the administrative side in the Rajasthan High Court. We are delighted for the presence of Vice Chairman, Vice Chairman and members of the State Bar Council, additional Advocate Generals working at Jaipur, senior advocates, our advocate friends who have acceded to our request and have graced the occasion. We heartily welcome all other guests present in the program. We extend warm welcome to the media personnel, both print and electronic, who not only accepted our invite but have agreed to give coverage to the event in respective mediums. Last but not the least, we extend very warm welcome to the officers and engineers of RSRDC, without whose tireless efforts and hard work, the grand structure for which today's event has been constructed could not have been reality. The need for an appropriate building for all the professionals and in particular government advocates cannot be undermined. Government is a major litigant and therefore to assist the court properly in appropriate infrastructure in the form of accommodation, library, storage, communication is sine qua non. Advocate General building in the premises of Rajasthan High Court is a perfect example of one such professional setup for the fleet of government advocates. I take this opportunity to share some information about the Advocate General's building. The construction of the building started in the year 2017-18. When I took charge of the post of Advocate General in January 19, I was called upon by the Honorable Judges constituting the building committee that construction of the building should proceed as per the need of the government advocates. Taking this opportunity, I examined the design and found that the proposed design needed various amendments, and accordingly I suggested those amendments and also desired additional floor to be constructed. From time to time, I along with my colleagues at Jodhpur have been visiting the site and instructing the engineers of RSRDC for the purpose of completion of the building work. I take much pride in saying that all suggestions and specifications as suggested by me have been acceded to, and whatever amount of funds have been demanded have been made available by the state. The building of the Advocate General Office as it stands today is designed to cater to the needs of the government advocates for at least next 5 decades. I am happy to inform that with the efforts of my team, we have been able to provide each and every requirement so needed for the government advocates and the legal team. The building provides for appropriate and designated place for the central government councils also, who are and duly furnished. They are essential part of justice delivery system for so far as government litigation is concerned. There is a provision for separate library for criminal section and civil section, appropriate place for researchers, associates, conference room, waiting area for the officers coming from various departments. The building is well equipped with paraphernalia to have meetings both physically and virtually, which I believe will give long way in facilitating the work of law officers, and they will be able to properly assist the honorable courts. Library and files are going to be digitized. We will have not only physical library but digital library. All the files will be gradually digitized and they will be available on the cloud and the other softwares. It has been the endeavor of me and my team to ensure that the building provides a conducive work environment for the law officers of the government so as to increase their efficiency and output. In the end, I once again extend my warm welcome to all the present here. Jai Hind. अरे तो वीडियो आगे लाइव नहीं जा रहा हो। धन्यवाद माननीय महाधिवक्ता महोदय का। पैक नहीं करूँ हाइट का, मैं तो वही हो। जैसा कि आप सब लोग आज यहाँ एकत्र हैं नवीन भवन के उद्घाटन समारोह में,
यह नवीन भवन किन विशेषताओं के साथ, किन विशेषताओं को अपने भीतर समाये हुए है, इसके वैशिष्ट्य से संबंधित एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अभी आप अपनी स्क्रीन के जो पार्श्व में, मंच के पार्श्व में जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर आप देखेंगे, और मंच पर विराजमान अतिथियों के लिए स्क्रीन सामने है। मैं व्यवस्थाओं में लगे साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो फिल्म डिस्प्ले की जाए। मोबाइल में नहीं अब कॉल आएगी को एचडी में मांगू इन करना कहीं कहीं एक मिनट रुको भैया समझाणो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, तकरीबन 22 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की लागत से बना यह महाधिवक्ता कार्यालय समस्त आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है और निश्चित ही यह सुविधापूर्ण भवन राजकीय अधिवक्ताओं की क्षमताओं में और अधिक संवर्धन करेगा कि इस अवसर पर नव आशा का हो सब में संचार, नव सौरभ से महके जहके हम सबके परिवार, नई ऊर्जा से भर जाएं तन मन छाए हर्ष, नवल शक्ति पा जाएं हम सब मिले नवल उत्कर्ष। ऐसी ही सद्भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा अगले पायदान पर माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस विजय बिश्नोई साहब से कि आप माइक्रोफोन पर पधारें और मार्गदर्शन के शब्द कहें। माननीय विजय बिश्नोई जी। अंकल एचडी में मंगाइए वापस दूसरी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आ रहा है कर रहा है नहीं आ रहा है अगस्तीन जॉर्ज मसीह साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भ्राता तथा बहनें न्यायाधीश, राजस्थान जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर्स, बार एसोसिएशन के मेंबर्स, अधिवक्ता बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि महाधिवक्ता कार्यालय, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कार्यालय के नवीन भवन का आज लोकार्पण हुआ है। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है और जैसा कि अभी महेंद्र जी सिंघवी साहब ने आपको इसके अंदर पूरा बताया इसका कि किस तरह से बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं और कितने इसके अंदर खर्च हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी है, एवरीथिंग जो इसके अंदर है। और हमने भी अभी बिल्डिंग का अवलोकन किया, बिल्डिंग बहुत ही सुंदर बनी है। साथियों,
राज्य सरकार सबसे बड़ा पक्षकार इस उच्च न्यायालय में नहीं, इस देश की सभी न्यायालयों में सबसे बड़ा पक्षकार जो है सरकार ही होती है। और जहाँ अगर सबसे बड़ा पक्षकार है तो वाजिब है कि उसके अधिवक्ताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और एक उनके ऊपर जिम्मेवारी रहती है कि वो किस तरह से कोर्ट को असिस्ट करें और क्या जिसमें एक कानून में कोई जो बात हो वो निकल कर आए। आज पूरे देश के अंदर जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको एक ही उम्मीद है और वो है न्यायपालिका। इसलिए हम अधिवक्ताओं पर और हम न्यायाधीशों पर ये दायित्व एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाती है कि हम किस प्रकार से एक जो न्याय, जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए उसको न्याय कैसे दिलाएं। सरकार सबसे बड़ा पक्षकार है, इसलिए सरकार की असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोर्ट्स के अंदर। लेकिन उस असिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि सभी को, जो सरकारी वकील हैं, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे दिया जाए। सरकारी वकील के दूसरे वकीलों को भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा एडवोकेट्स चैम्बर्स यहाँ पे हमने बहुत स्पेशियस और बहुत अच्छे बने हैं, जिसका सभी अधिवक्तागण जो प्रयोग ले रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं। एक बात सही है कि न्यायालयों में मुकदमों का भार बढ़ा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको उन कारणों में नहीं जाना। लेकिन एक प्रकार से हम सभी मिलकर के और इसके अंदर एक ये प्रयास करें कि जो मुकदमों की पेंडेंसी है उसको कम कैसे किया जाए और आम जनता को राहत कैसे पहुंचाई जाए। हम सभी अधिवक्ता, सभी न्यायाधीश और जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, बाकी सभी हम काम करते हैं और जब हम काम करते हैं तो उसकी कभी कभार आलोचना भी होती है, लेकिन हमको उस आलोचना की प्रतिक्रिया देनी नहीं है, उसकी परवाह भी नहीं करनी है। हमें हमारे हमारे को जो दायित्व है, हम एक नागरिक के प्रति, एक हमारे क्लाइंट के प्रति जो हमारा दायित्व है उसमें बिना किसी व्यवधान के हमें न्याय की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना है। बहुत ही अच्छी बात है आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पधारे और जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी क्रिएट की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा से जब ये सरकारी असिस्टेंस जो हमको प्राप्त होगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही, उनके पास किसी प्रकार का ये बहाना नहीं रहे कि साहब आज फाइल मिली नहीं, आज हमारे पास में समय नहीं था, ये किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं रहे। और उम्मीद करते हैं कि अब सरकारी वकीलों के पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और वो बहुत ही अच्छी तरह से सरकार की पैरवी करेंगे, न्याय व्यवस्था को दिलाने में एक आम आदमी की, नागरिक की मदद करेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय महाधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह जी सिंघवी का कि उन्होंने आज ये अवसर मुझे प्रदान किया और एक न्यायपालिका को एक इतनी बड़ी आपने उपहार स्वरूप ये बिल्डिंग जो करवाई है। हम सभी आपके महाधिवक्तागण के बहुत आभारी हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में लोग पधारे, मुझे समय दिया, मैं सभी को एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस विजय बिश्नोई साहब का। आपके शब्द, आपके संदेश हम सब लोगों के लिए निश्चित ही प्रेरक होगा। मैं इसी क्रम में अब निवेदन करूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह साहब से कि वे माइक्रोफोन पर पधारें और अपने मनोभाव उद्गार करें। माननीय ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह साहब। Honorable Shri Ashok Gehlot ji, Chief Minister, Rajasthan, Justice Vijay Bishnoi sir, my brother and sister judges,
Honorable and respected Advocate General Sahab, office bearers of the bar associations, bar councils, senior advocates, learned additional advocate generals and government advocates, Deputy Solicitor General, learned members of the bar, officers and officials of the government, ladies and gentlemen. I am thankful to the Advocate General, the Advocate Generals and the Additional Advocate Generals and the government advocates for having invited me for this auspicious occasion of inaugurating the new building of the Office of the Advocate General in the Rajasthan High Court premises at Jodhpur. It's well known that the Constitution of India, which is the supreme law, lays down the fundamental rules, principles, procedures, practices, rights, powers, and not only the duties of the citizens, but the various wings of the governance as well. It provides for just balance between the legislature, the executive, and the judiciary. The well-recognized three wings. Each has a specific field of operation which it has to cover. There are inbuilt checks and balances to ensure non-exceeds of its limit. And there is rule of justice. The duty has been cast upon the courts constitutionally to adjudicate the rights and uphold the aspirations of the Constitution. The Constitution promises the governance through the rule of law. One cannot expect a proper justice delivery system without the honest and active participation of lawyers. Unless the bar is efficient and knowledgeable, there cannot be effective and efficient bench. Bar is nursery of judges and they are its reflection. An independent judiciary is a pillar of stability of the bar, and the cornerstone of such stability lies with them. The bar and the bench are two elements of the same system, and without them, justice cannot be efficiently administered in the courts. In order to make laws more effective to wipe out the ills and miseries of the masses, the bench and the bar have to function in tandem with an intuition and intention to achieve the objectives of our Constitution. It is noteworthy that the Advocate newly constructed building is, as confessed by Mahatma Gandhi, Lenin, Lincoln, and all other galaxy of great men, so as to ensure that law remains and acts as a social engineer to safeguard the rights and values enshrined under the Constitution. I am aware of the fact that there is a litigation policy by the state. But unfortunately, the state itself is not sticking to it. Of late, unfortunately, there have been appeals which have been filed against the orders passed by the learned single judges, which in my opinion, and I think by and large, my brother and sister judges will also say so, are unnecessary and uncalled for. The amount of money spent on filing an appeal is much more than what probably would be the liability. Well, this aspect probably I am emphasizing upon because the Chief Minister is here, the Learned Advocate General is here. We need to have a proper policy, and if you have one, please implement it. Because unless you implement the said policy, it remains a piece of paper lying in a file which is of no use as it is not being actually used.
I'm pointing it out specifically because on the other day, costs had to be imposed and we were forced to impose costs. If you want that to happen because of wasting the court time, wasting the energy of so many other resources, we are for it, we'll do that. We have no qualms on that. But that is unnecessary litigation and increase of litigation. My intent is not to really discourage litigation which is required. Orders in any case are opinions of the judges. They need to be tested in the higher court. But when it has been settled up to the Honorable Supreme Court, and that too in matters relatable to our own state, then actually it doesn't sound to logic and reason. Why off and on these things are happening? I'm sure that under the dynamic leadership and guidance of Mr. Singhvi, a learned Advocate General, who is well known for his acumen and administrative skill, the office of the Advocate General will flourish and his new building will certainly accomplish the goals sought to be achieved through it. It will enable the Advocate General to efficiently and smoothly handle the cases and properly distribute the same to his associates, so as to enable them to appropriately represent the cases before the courts and render their assistance for the speedy disposal of cases, so that the public at large gets the benefit. I also congratulate the architects for the designing of the new building, the engineers of RDC and their team who have really worked hard to make this happen. I truly believe that this building will cater to the needs and requirements of the Office of the Advocate General. As Churchill once said, we shape our buildings, thereafter they shape us. On this count, I hope and pray that the quality of the advocates and their performance who are working for that government would improve. Although the persons who will occupy this building would be the Advocate General and other advocates and their support staff, we must not forget that the focal point of any justice delivery system is the litigant, who is the justice seeker. And I am sure this will be the guiding factor for all of us. I would on this occasion congratulate the Advocate General and his team of officers, and would also congratulate the Chief Minister for being so kind and gracious enough to have provided all the finances which were required for having a wonderful building to start with and the facilities therein. Wishing all the best to the Office of the Advocate General, his staff, the Advocate General himself and the officers. I would thank you all for giving me an occasion to share my views and be a part of the wonderful occasion of inaugurating the new Advocate General building. Thank you. बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय का। जैसा कि आपने बताया, निश्चित ही आत्मावलोकन का समय है जब हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए नागरिक तक सस्ता न्याय सुलभ कर सके हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जोधपुर की यह बार, संभवतः राजस्थान की यह बार आपकी इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी, ऐसी हमारी तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं अगले पायदान पर निवेदन करूं उससे पहले
एक कुंडली कि रोशन विधि के सूर्य से हुआ प्रकाशित लोक, फैला है जहूं और ही तेज सुयश आलोक। तेज सुयश आलोक आज है अवसर प्यारा, गर्व कर रहा है अपना विधि जगत ही सारा। कहत देव कविराय कीर्ति का ध्वज लहराएं, स्वागत में हम नित्य आपके मंगल गाएं। मैं बहुत सम्मान और बहुत स्नेह के साथ में निवेदन करूंगा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से कि वे माइक्रोफोन पर बधाएं और मार्गदर्शन के शब्द कहें। माननीय अशोक जी गहलोत। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य न्यायाधीश अगस्तीन जॉर्ज ऋषि जी, जस्टिस विजय विश्वे जी, महेंद्र सिंह जी, जस्टिस अरुण बंसाली जी, जस्टिस परफेंद्र भाटी जी, जस्टिस दिनेश मेहता जी, जस्टिस कुलदीप माथुर जी, जस्टिस मदन गोपाल बैस जी, जस्टिस रेखा बराना, जस्टिस नूपुर भाटी, जस्टिस आर.पी. सोनी जी और तमाम उपस्थित हमारे एडवोकेट जनरल एडी साहब और एडी साहब, न्यायिक अधिकारीगण और हमारे विद्वान अधिवक्तागण, भाई और बहन। आज एजी ऑफिस के नए कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर मुझे भी अवसर मिला है यहाँ आने का। मैं महेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि और मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत शानदार एजी ऑफिस के कार्यालय का उन्होंने भूमिका निभाई है बनवाने के अंदर। मुख्य बात जब से वो एजी बने तब से लगातार इस बात का उन्होंने प्रयास किया किस प्रकार से यहाँ पर एक शानदार ऑफिस बने। तो वैसे भी आप सब जानते हैं हाईकोर्ट से भी, हाईकोर्ट की बिल्डिंग से भी मेरा लगाव रहा है। हाईकोर्ट का इसलिए रहा है कि जब हाईकोर्ट यूनिफाइड था उस वक्त में हम लोग छात्र जीवन में काम करते थे। मुझे याद है कि आंदोलन चले थे यहाँ पर हचमत बारी और मर्दन से लगा करके मतदान माथुर पता नहीं कितने वकीलों ने उस वक्त में सबने भाग लिया। उस वक्त से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ हाईकोर्ट से। मैं खुद थोड़े समय के लिए वकालत मैंने करी प्रारंभ, आप सबके आशीर्वाद से मुझे आपने भेज दिया दिल्ली, मैंने पार्लियामेंट बना। तो मैं मेरा कैरियर आपके क्षेत्र में कायम रख नहीं पाया। पर उस वक्त में मैं उस माहौल के अंदर मुझे याद है कि मैंने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनसे मैं मिला जा करके आसाम के अंदर अधिवेशन था और मैंने कहा कि हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हाईकोर्ट में जाने नहीं चाहिए। और मेरे इस प्रयास को यहाँ के उस वक्त के तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जजेज सबने बहुत अप्रिशिएट किया था और आखिर में चली गई। अभी मैंने सुना है कि हर महीने का अंतिम दिन जो है वर्किंग डे स्ट्राइक होती है, यहाँ भी होती है और भी जगह होती है। अब तो मेरे ख्याल से करीब बहुत लंबा सा हो गया, 50 साल के लगभग। अब तो मेरे ख्याल से ये परंपरा खत्म करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं कुछ पहले नहीं कर रहा हूँ जयपुर की या उदयपुर की किसी की, मैं खाली कह रहा हूँ कि मतलब एक फैसला हो गया, उसके बाद में अब जो है चाहे बेंच हो चाहे हमारे मुख्य पीठ हमारी खुद की जोधपुर की है, सबके जजेज सबके एडवोकेट साहब सब उसी एफिनिटी से काम कर रहे हैं। जगह से मेरा लगाव इसलिए है कि ये जगह साइड सिलेक्शन में मेरा भी हाथ था। जब चीफ जस्टिस अनिल सिंह आए थे तब हम लोग 2-3 साइड देखी थी जाकर के यहाँ पर जोधपुर के अंदर, ये साइड पसंद आया। 2006 के अंदर शिलान्यास हो गया पर काम आगे नहीं बढ़ पड़ा।
और मेरे सरकार बदल गई थी उस वक्त में। वापिस जब मैं बना चीफ मिनिस्टर 2009 के अंदर, तब हम लोगों ने 110 करोड़ रुपये मंजूर किए और इस काम को प्रारंभ करवाया। आज ये शानदार बिल्डिंग बनी है, जो मेरे ख्याल से अभी मैं महेंद्र जी को पूछ रहा था, शायद ऐसी बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी यार, इसकी जरूरत होगी। शानदार बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, राष्ट्रपति जी का आना, CJI का आना, सुप्रीम जजेस का आना, लॉ मिनिस्टर का आना, जो प्रोग्राम हुआ था वो भी एक इतिहास बन गया जोधपुर के अंदर। तो जो जगह से लगाव हो उसके लिए धन की कमी आ नहीं सकती। ये तो जो मुझसे मांगते हैं मैं कोई मना नहीं करता हूँ। बार काउंसिल को भी हमने अभी उनके गेस्ट हाउस जयपुर में हो या जोधपुर में हो, जुडिशल एकेडमी हो, जो हमें कहा गया है, मैं जानता हूँ कि जुडिशरी का क्या महत्व है डेमोक्रेसी के अंदर भी, संविधान के अंतर्गत भी। और जुडिशरी मजबूत होगी तो लोकतंत्र बचेगा, जिसकी आवश्यकता आज भी सबसे ज़्यादा है देश की। मेरा मानना है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में समन्वय रहना ही चाहिए हमेशा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा इसको बनाने का, रखने का प्रयास किया। अभी सीधे सामने का लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा। आपने अभी बहुत ही कहना चाहिए कि इफेक्टिवली और मार्मिक आपने अपनी बातें रखी उदाहरण के सामने। पर लिटिगेशन पॉलिसी जो बनी हुई है उसको मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम लागू करवाएं, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो लागू रहे राजस्थान के अंदर। ये मेरा प्रयास है। इस मौके पे भी मैं कहना चाहूँगा कि 200 के करीब हम लोगों ने कोर्ट या तो प्रमोट किया, नए खुले हैं। और ये भावना रहती है कि जुडिशरी के अंदर जजेस के जैसे खाली स्थान रहते कई बार, पर जब कभी कॉलेजियम में ना बैठता है तो मेरे वक्त में कभी काम रुका नहीं है। कॉलेजियम के विश्वास करके नाम आगे गए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। इसके साथ में अभी एक बात मैं कहना चाहूँगा चीफ जस्टिस साहब को, पाकिस्तान जॉर्ज मसी साहब को, कि राजस्थान एक ऐसी जगह है, ये जो सीधे बन के आता है वो अधिकांश सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाते हैं। पता नहीं आपका नंबर कब आएगा, मैं नहीं कह सकता। पर जस्टिस रविंद्र भट्ट, मतलब मैं जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब आप देखिए S.K. पाटिल साहब गए, यहाँ लक्ष्मण साहब गए, दीपक मिश्रा जी, नवीन सिन्हा जी, अमिताभ राय जी, पंचायत जी, पंकज मिश्र जी बाद में गए, मीरा त्रिवेदी भी गई थी बाद में, कई लोग गए यहाँ पर। वैसे तो आनंद अरोड़ा साहब यहाँ से महाराष्ट्र गए होंगे, पर CJI तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि जोधपुर के अरोड़ा साहब को एक अवसर मिला चीफ जस्टिस बनने का। एक वक्त था कि 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, अरोड़ा साहब, G.H. सिंघवी साहब, ललित भंडारी जी, 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, और मेरा सौभाग्य है तीनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में ताल्लुक रखने वाले थे। आज हमारे ख्याल से कौन है अभी? कोई नहीं है। दिनेश महर्षि तो कम से कम आप भी हाथ चले जाओ, आप भी तो नेक्स्ट हो, नेक्स्ट सीधे आप ही हो, आपका नंबर आ रहा है। तो कम से कम कोई तो हो जोधपुर का और राजस्थान का जो सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट करे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और
वैसे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी रहती है हर राज्य से कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट में रहे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि विश्वनाथ जी का गाना भी बनता है। हम सबकी दुआएं होगी। संदीप मेहता जी गुवाहाटी में बन सकते हो तो आपकी दोस्ती आप पर कहने से आप कह रहे होंगे। चलो आप आपस में मिल के बात करें ना, किसको भेजना है किसको जाना है। अब मैं कहना चाहूँगा जो फाइनेंस कमीशन आया था 11th फाइनेंस कमीशन, उसने उस वक्त में फास्ट कोस्ट की स्थापना की थी 11th फाइनेंस कमीशन 2005 के अंदर। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे फास्ट कोर्ट बंद हो गए। अब पोस्को का और महिलाओं का भी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि सीधे साहब बैठे हुए हैं, आप सब जैसे साहब बात बैठे हैं, हम लोग सरकार और हाईकोर्ट मिलकर के तय करें वास्तव में जो थे तो फास्ट कोर्ट बनने चाहिए जिससे कि त्वरित न्याय मिले लोगों को। ये मेरा मानना है। और पेंडिंग जैसे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो सब मानते हैं पूरे देश के अंदर कई बार राष्ट्रीय बहस भी हो चुकी है, इसके ऊपर नेशनल डिबेट हो चुकी है, पर पता नहीं किन कारणों से जो संभव है तो फिर भी असंभव लगता है। संभव इसलिए कि हो सकता है होनी चाहिए, तो पेंडेंसी है तो क्या कारण है उसके बाद में जाने का अपॉइंटमेंट नहीं होता है और नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है, अन्य के स्थान खाली पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। और साथ में मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आपने विचार प्रकट किए हैं मुझे अच्छा लगा। ईडी साहब के आपने ठीक कहा, आर्टिकल 165 के अंतर्गत नियुक्ति होती है, उनका संवैधानिक पद है, लेकिन एडवाइजर के रूप में भी और सरकार के लिए अमूल्य राय भी मिलती उनकी। इसलिए ये सुविधाएँ मिली आज, तो ये कोई हमने एहसान नहीं किया, हमारा कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो डिमांड्स हो किसी भी साइड की हो उसको पूरा करना चाहिए, पब्लिक की हो चाहे वो किसी संस्थान की हो, वो हम पूरा कर रहे हैं। आपने विंस्टन चर्चिल ने कहा था पहले हम इमारतें बनाते फिर इमारतें बनाते हैं। ये बहुत ही एक मैसेज देने वाली बात है। ये हम ठीक है कि जो ये उम्मीद करते हैं कि अब जो है सरकारी वकील टाइम नहीं मांगेंगे या रिपोर्ट मिला नहीं है, फाइल नहीं मिली है। अब IT बेस का ज़माना है और मैं आप सबसे सबमिट करना चाहूँगा कि राजस्थान IT में नंबर 1 है देश के अंदर, नंबर 1। गवर्नेंस हमारी अधिकांश IT बेस पे हो रही है देश के अंदर। और तो आर्थिक रूप से भी हमारी विकास दर जो है उत्तर भारत नंबर 1 राजस्थान है आर्थिक विकास दर के अंदर। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP, 11.04% राजस्थान। तो राजस्थान आज इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा मैं, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा पहले जो खाली अकाल सूखे पड़ते थे यहाँ पर और उससे लोग जूझते थे और पूरी तरह हम लोग बैकवर्ड माने जाते थे। राजस्थान आज हमने कानून पास किए, असेंबली में ऐसे कानून बनाए हैं, उस वक्त नहीं मैं सब एक्सप्लेन करूँ, जिसकी चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। अभी मैंने एक्ट बनाया, गिग वर्कर्स एक्ट बनाया। इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल है मिस्टर मैथ्यू का, उसने कहा कि ये एक्ट दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए जो राजस्थान सरकार ने दिया, देश के हर राज्य में बनना चाहिए। तो कई कानून ऐसे पास किए, राइट टू हेल्थ देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा। 25 लाख का बीमा अलग बात है, निरोगी राजस्थान के नाम पर पूरा इलाज करते हैं। तो ऐसे ऐसे कानून सरकार ने बनाए हैं गुड गवर्नेंस को लेकर के, उसकी चर्चा आज कई आर्टिकल आते रहते हैं देश भर के अंदर।
होती रहती है। सारी संस्थाएं आज राजस्थान में आ चुकी है। जो प्रीमियर संस्था कहलाती है IIT, IIM, IIIT, 2 यूनिवर्सिटीज 2 बन गई है, FDDI बन गई है, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर। अभी मैंने खुद एक और महाबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा हूँ, आज ही उसका शिलान्यास होगा। दिव्यांगों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनी जोधपुर के अंदर। तो जो कुछ संभव है हर क्षेत्र में वो सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये मैं हमारे मौके पर हमारे सब साथी बैठे हुए, मैं भी थोड़े समय के लिए आपके बिरादरी का सदस्य रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जोधपुर में भी और राजस्थान के अंदर भी जहाँ बस चलता है हम लोग कोशिश करते हैं किस प्रकार से सुविधा अधिक से अधिक मिले लोगों को। ये मैंने इसलिए कहा जो मुझसे मांगा गया वो मैंने मना नहीं किया। एक घटना कह के मैं अपनी बात समझ करना चाहूँगा। एक बार मेरे पास बार काउंसिल के बार एसोसिएशन हमारे साथी आए थे जयपुर के अंदर। तो मेरे खुद का शौक है कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोअर कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी, वकीलों के बार काउंसिल। मुझसे अगर मेरे का 60 लाख रुपये चाहिए हमें लाइब्रेरी के लिए, और मैं एज वित्त मंत्री 2 दिन बाद ही बजट पेश करने वाला था। तो मैंने कहा भाई कि मैं तो खुद आपकी बिरादरी का वकील हूँ, आपकी चिंता करते सब देख लेंगे, फिर देख लेंगे भैया बताओ हमें। तो मैं कभी कैसे बता सकता हूँ, परसों मेरे बजट पेश करने हैं, तो आप निश्चित मैंने आश्चर्य लेके मैं भेज दिया। जब मैंने बजट पेश किया तो मैंने क्या किया कि सुना अच्छा था उनका, तो मैंने 10 करोड़ रुपये अलॉट किए उसके अंदर। बड़ी स्पीड में दी, बड़ा खुश हुआ। मैं 12 के मेरे वकीलों को मिलेंगे देने के लिए, 12 मालूम पड़ा रहा तो गाड़ी चार्ज हो गए वकीलों पर। मैं कही क्या हो गया कि वो 60 लाख की बात आपने मानी नहीं थी, इसलिए वकीलों ने स्ट्राइक कर दी और वो असेंबली तक बढ़ गए, जहाँ से बैरिकेडिंग लगे हुए थे वो झगड़ा हो गया और लड़ी चल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। और एक बार जानते हो आप लोग स्ट्राइक शुरू रहती है, चाहे कारण कुछ भी हो या नहीं हो, वापस स्ट्राइक कॉल ऑफ करना उनके हाथ में रहते हैं जो स्ट्राइक करवाते हैं। वो दूसरी बिरादरी है, वो फिर मुश्किल से स्ट्राइक खत्म होती है। तो मुझे बड़े पापड़ बेचने पड़े, किसी ने स्ट्राइक खत्म भी करवाई और 10 करोड़ रुपये दिए मैंने, बल्कि 11 करोड़ दिए मेरे ख्याल। तो कहने का मतलब है कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आज वो जिले बन गए हमारे, 33-50 हो गए। ये केवल जुडिशरी का भी दायरा बढ़ेगा, नई नई कोर्ट खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए मैंने अभी जो नई बात कही है, मिशन 2030 हर राजस्थान के निवासी का सपना होना चाहिए। 30 तक राजस्थान काम पहुँचे हर विषय के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुविधाओं में, योजनाओं के अंदर, कोई क्षेत्र हो अपना खुद का इंटेलेक्चुअली वो काम पहुँचे, ये हमारा सपना होना चाहिए। आपको ना खुशी होगी, 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक सुझाव दे दिया। इसका मतलब है कोरोना के अंदर मैंने प्रयास किया था, कोरोना ऐसी महामारी आ गई थी, पता नहीं हम खुद जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहले फिर भी चिंता थी, पूरी विश्वव्यापी महामारी थी। उस वक्त में मैंने जो आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तमाम धर्मगुरुओं को, NGO को, एक्टिविस्ट को, कोई वर्ग ऐसा नहीं था, वकीलों सहित, जिनको हमने आह्वान नहीं किया। पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को मुझे कहते घर है, वो धर्म उस वक्त सबने निभाया, आराम से वो टाइम निकल गए। ऑक्सीजन में कोई नहीं मरा रहता, मौतें हुई है। और कई राज्यों में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से। हमने वो व्यवस्था करी, चार्टर प्लेन तक भेज दिए दवा लाने के लिए, किसी कीमत पर, चाहे कितने खजाना खाली हो जाए, किसी को मरने नहीं देंगे। रहते हैं नहीं, मैंने नारा दिया था। तो मुझे खुशी कहते हुए सरकारी गैर सरकारी
हर व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया और वो टाइम में निकल गया। 2003 जो मैंने कहा है, इसीलिए कहा है कि हमने परीक्षा अनुभव किया है कि राजस्थान में पोटेंशियल है। अगर हम फ्रूट देते हैं तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हम 500 लड़कों में भेजने लगा हूँ विदेशों में पढ़ने के लिए, और मैं एग्जाम में देता हूँ मोटिवेट करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर जब विद्यार्थी थे तो बड़ौदा के महाराज ने उनको भेजा था पढ़ने के लिए बाहर। वो आज संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम सुन लिखा गया है। तो 500 बच्चों में कोई टेक्नोक्रेट बन के आएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कुछ क्षेत्र में जाएगा। जो पैसे वाले होते हैं मान लो वो तो एफोर्ड कर सकते हैं, हर व्यक्ति एफोर्ड नहीं कर सकते। टैलेंट कितना ही हो उसके अंदर। हमारी कई स्कीमें ऐसी थी जिसमें कि टैलेंट बच्चों को कहीं सरकार उनको प्रोवाइड करे सुविधा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मिशन 2030 के अंदर आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, आप भी भागीदारी निभाएं अपनी, कई लोगों ने निभाई होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव देने अपने जो मेरे मन में आए, जो कल्पना करें आप लोग। एक बात कहता हूँ मैं फिर महेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा आपने जोधपुर बनवा दिया, अब आप जयपुर से बढ़िएगा आगे। जयपुर में कई लोग बैठे हैं, वकील लोग आए हुए हैं, डबल AG और सब लोग हैं। सरकार पूरी तरह आपके साथ। एक बात मैं सीधे साहब कहना चाहूँगा आपको, जयपुर जो आपका जो ट्रायल कोर्ट है इसी स्कीम में आप कभी गए होंगे मेरी ख्याल से, मैं भी गया। जाने के बाद में वही जब कभी जुडिशरी की बात आती है दिमाग में, वो ट्रायल कोर्ट का माहौल याद आता है। इस प्रकार वहाँ बैठे वकील लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार तैयार है देने के लिए, सेव करने के लिए। आप जो चाहो हम तैयार हैं, 100 करोड़ ले लीजिए मुझसे, 150 करोड़ ले लीजिए, आप बनाइए। अगर हम समझे नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, चुप होने के तैयार नहीं होता कोई व्यक्ति, यकीन होती है। ये कोर्ट जब बना है तब यहाँ इसलिए कोई जोधपुर के अंदर नहीं, हमारा तो हाईकोर्ट है, हमारी ठीक है बस। हमारे जोधपुर में कहावत है कि जोधपुर किला देखना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा है, ट्रांसफर कर दी, नहीं साहब मैं तो जोधपुर रहूँगा कि मुझे किला देखना जरूरी है। तो वो हाईकोर्ट की बिल्डिंग या हाईकोर्ट बिल्डिंग आते हैं, फर्क है। अब मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई, कितनी सुविधा हो गई है। उस वक्त आंदोलन हो रहे थे, धरने दे रहे थे, धमके दे रहे थे, बताइए ये होता है। उनको भी आप समझाइए। मैं वहाँ गया तो मुझे लगता है कि मैं सोच नहीं सकता किस प्रकार लोग बैठे बैठे काम करते होंगे। और जोधपुर के लिए मैं हम आपको कहना चाहेंगे, महेंद्र जी बात हुई थी कि जो आप हम नई जगह दे देंगे आपको, बनाइए, बड़ी जगह हमारे काम आ जाएगी। जो चाहो जुडिशरी में, मैंने भी अब तो चुनाव हमारे सामने, आप लोग दुआएं करो भाई गवर्नमेंट हमारी वापस आएगी, तभी हम दे पाएंगे। कारगिल में सीधे साहब अभी तो मैं दौड़ना कर रहा था और मैंने कह रखा था तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मेरा नारा था। अब मैंने करके दिखाया है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब मैंने वो कर बंद कर दिया। तो चुनाव सामने हैं और मेरे ख्याल 5-6 तारीख को वो लोग करने लागू हो जाएगा। अब मैंने कहा मैं ये कहूँ कि भाई घोषणा करने के पहले मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहे हैं आजकल राज्यों में, तो गारंटी सिस्टम चल पड़ा है। तो मैं गारंटी देता हूँ आप सरकार बनेगी, हम आप ये काम करेंगे। तो आप मुझसे कुछ करो, आप कोई मांग करेंगे तो मैं कहूँगा मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका बाकी मैं कैसे कह सकता हूँ भाई कि मैं कर दूँगा आपके ये बड़ा काम भी। तो मुझे खुशी है कि आप सब आज बता रहे हो श्री साहब को, श्री साहब का मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज शानदार भवन, मैंने खुद देखा है जाकर के, शानदार भवन मेरे ख्याल से ऐसा भवन AG ऑफिस का पूरा जो कुनबा है उनके लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हाईकोर्ट बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी,
तो इस प्रकार से जो कानून पास किए हम लोगों ने, फैसले हम लोगों ने किए जाता है, गवर्नेंस की हम लोगों ने, उससे लगता है कि हम लोग अगर एक सपना देखें 2030 का तो बुरा नहीं है, सब मिलके हम सपना देखें। उससे कौन मुख्यमंत्री होगा कि सरकार को छोड़ दीजिए, हम सब मिलके राजस्थान की बात सोचें, चाहे प्रवासी राजस्थानी हो चाहे वो राजस्थानी क्यों, कोई भी हो सकता है देश नागरिक। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और तो वकील साहबान की बड़ी स्ट्राइक हुई थी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए, वो भी हमने पास कर दिया, जो आपने मांगा हमने पूरा किया। इसलिए मैं कह रहा, अभी तो मेरे ख्याल से अटका पड़ा है, हर जगह में गया होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एडवोकेट एसोसिएशन वालों से कहना चाहूँगा कि भाई आप भी जरा जोर लगाओ, स्ट्राइक तो कर दिया आपने, मांग पूरी हो गई तो अब वो आगे पास नहीं हो रहा है, तो गवर्नर साहब से मैं भी कहूँगा आप लोग बात कीजिए, सब मिलके कम से कम। वो भी नवाचार है, मैंने सुना देश में कहीं नहीं है, पहला सरकार राजस्थान सरकार जिसने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत कारण कर रहा है। आज ये शानदार बिल्डिंग बनी है, जो मेरे ख्याल से अभी मैं महेंद्र जी को पूछ रहा था, शायद ऐसी बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी यार, उसकी जरूरत होगी। शानदार बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, राष्ट्रपति जी का आना, CJI का आना, सुप्रीम जजेस का आना, लॉ मिनिस्टर का आना, जो प्रोग्राम हुआ था वो भी एक इतिहास बन गया जोधपुर के अंदर। तो जो जगह से लगाव हो उसके लिए धन की कमी आ नहीं सकती। ये तो जो मुझसे मांगते हैं मैं कोई मना नहीं करता हूँ। बार काउंसिल को भी हमने अभी उनके गेस्ट हाउस जयपुर में हो या जोधपुर में हो, जुडिशल एकेडमी हो, जो हमें कहा गया है, मैं जानता हूँ कि जुडिशरी का क्या महत्व है डेमोक्रेसी के अंदर भी, संविधान के अंतर्गत भी। और जुडिशरी मजबूत होगी तो लोकतंत्र बचेगा, जिसकी आवश्यकता आज भी सबसे ज़्यादा है देश की। मेरा मानना है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में समन्वय रहना ही चाहिए हमेशा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा इसको बनाने का, रखने का प्रयास किया। अभी CA साहब ने कहा लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा, आपने भी बहुत ही कहना चाहिए कि इफेक्टिवली और मार्मिक आपने अपनी बातें रखी उदाहरण के सामने। पर लिटिगेशन पॉलिसी जो बनी हुई है उसको मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम लागू करवाएं, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो लागू रहे राजस्थान के अंदर। ये मेरा प्रयास है। इस मौके पे भी मैं कहना चाहूँगा कि 200 के करीब हम लोगों ने कोर्ट या तो प्रमोट किया, नए खुले हैं। और ये भावना रहती है कि जुडिशरी के अंदर जजेस के जैसे खाली स्थान रहते कई बार, पर जब कभी कॉलेजियम में ना बैठता है तो मेरे वक्त में कभी काम रुका नहीं है। कॉलेजियम के विश्वास करके नाम आगे गए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। इसके साथ में अभी एक बात मैं कहना चाहूँगा चीफ जस्टिस साहब को, पाकिस्तान जॉर्ज मसी साहब को, कि राजस्थान एक ऐसी जगह है ये जो CJ बन के आता है वो अधिकांश सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाते हैं। पता नहीं आपका नंबर कब आएगा, मैं नहीं कह सकता। पर जस्टिस रविंद्र भट्ट, मतलब मैं जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब आप देखिए S.K. पाटिल साहब गए, यहाँ लक्ष्मण साहब गए, दीपक मिश्रा जी, नवीन सिन्हा जी, अमिताभ राय जी, पंचाल जी, पंकज मिश्र जी बाद में गए, मीरा त्रिवेदी भी गई थी बाद में, कई लोग गए यहाँ पर। अब वैसे तो आनंद अरोड़ा साहब यहाँ से महाराष्ट्र
फर्स्ट गए होंगे, पर सीजे तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए गर्व की बात है कि जोधपुर के लोढ़ा साहब को एक अवसर मिला चीफ मिनिस्टर बनने का। एक वक्त था कि 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस लोढ़ा साहब, जी.एच. सिंघवी साहब, ललित भंडारी, 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस, और मेरा सौभाग्य है तीनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में ताल्लुक रखने वाले थे। आज हमारे ख्याल से कौन है भाई? कोई नहीं है। दिनेश महर्षि तो कम से कम आप मेरे हाथ चले जाओ, आप भी नेक्स्ट हो, नेक्स्ट सीधे आप ही हो, आपका नंबर आ रहा है। तो कम से कम कोई तो हो जोधपुर का और राजस्थान का जो सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट करे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और वैसे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी रहती है हर राज्य से कोई सुप्रीम कोर्ट में रहे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि विश्व जी का जाना भी बनता है। हम सबकी दुआएं होगी। संदीप मेहता जी गुवाहाटी में बन सकते हो, तो आपकी दोस्ती आप पर कहने से आप कह रहे होंगे। चलो आप आपस में की बात करें ना, किसको भेजना है किसको जाना है। अब मैं कहना चाहूँगा जो फाइनेंस कमीशन आया था, 11th फाइनेंस कमीशन, उसने उस वक्त में फास्ट कोस्ट की स्थापना की थी 11th फाइनेंस कमीशन 2005 के अंदर। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे फास्ट कोर्ट बंद हो गए। अब पोस्को का और महिलाओं का भी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि सीधे साहब बैठे हुए हैं, आप सब जैसे साहब बात बैठे हैं, हम लोग सरकार और हाईकोर्ट मिलकर के तय करें वास्तव में जो थे तो फास्ट कोर्ट बनने चाहिए, जिससे कि त्वरित न्याय मिले लोगों को। ये मेरा मानना है। और पेंडिंग जैसे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सब मानते हैं पूरे देश के अंदर कई बार राष्ट्रीय बहस भी हो चुकी है इसके ऊपर, नेशनल डिबेट हो चुकी है, और पता नहीं किन कारणों से जो संभव है तो फिर भी असंभव लगता है। संभव इसलिए कि हो सकता है होनी चाहिए, तो पेंडेंसी है तो क्या कारण है उसके बाद में जरिए का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, और नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है, अन्य के स्थान खाली पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। और साथ में मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आपने विचार प्रकट किए हैं मुझे अच्छा लगा। ईडी साहब के आपने ठीक कहा, आर्टिकल 165 के अंतर्गत नियुक्ति होती है, उनका संवैधानिक पद है, लेकिन एडवाइजर के रूप में भी और सरकार के लिए अमूल्य राय भी मिलती उनकी, इसलिए ये सुविधाएँ मिली आज। तो ये कोई हमने एहसान नहीं किया, हमारा कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो डिमांड्स हो किसी भी साइड की हो उसको पूरा करना चाहिए, पब्लिक की हो चाहे वो किसी संस्थान की हो, तो वो हम पूरा कर रहे हैं। आपने विंस्टन चर्चिल ने कहा था पहले हम इमारतें बनाते फिर इमारतें बनाते हैं, ये बहुत ही एक मैसेज देने वाली बात है। ये हम ठीक है कि जो ये उम्मीद करते हैं कि अब जो है सरकारी वकील टाइम नहीं मांगेंगे या रिपोर्ट मिला नहीं है, फाइल नहीं मिली है, अब IT बेस का ज़माना है। और मैं आप सबसे सबमिट करना चाहूँगा कि राजस्थान IT में नंबर 1 है देश के अंदर, नंबर 1 है। गवर्नेंस हमारी अधिकांश IT बेस पे हो रही है देश के अंदर, और तो आर्थिक रूप से भी हमारी विकास दर जो है उत्तर भारत नंबर 1 राजस्थान है आर्थिक विकास दर के अंदर। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP, 11.04% राजस्थान।
तो राजस्थान आज इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा मैं, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा पहले जो खाली अकाल छुपे पड़ते थे यहाँ पर और उससे लोग जूझते थे और पूरी तरह हम लोग बैकवर्ड माने जाते थे। राजस्थान आज हमने कानून पास किए, असेंबली में ऐसे कानून बनाए हैं, इस वक्त नहीं मैं सब एक्सप्लेन करूँ, जिसकी चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। अभी मैंने एक्ट बनाया, गिग वर्कर्स एक्ट बनाया। इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल है मिस्टर मैथ्यू का, उसने कहा कि ये एक्ट दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए, जो राजस्थान सरकार ने कहा देश के हर राज्य में बनना चाहिए। तो कई कानून ऐसे पास किए हम लोग, राइट टू हेल्थ देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा। 25 लाख का बीमा है, अलग बात है। नीरू की राजस्थान के नाम पर पूरा इलाज करते हैं। तो ऐसे ऐसे कानून सरकार ने बनाए हैं गुड गवर्नेंस को लेकर के, उसकी चर्चा आज कई आर्टिकल आते रहते हैं, देश भर के अंदर होती रहती है। सारी संस्थाएं आज राजस्थान में आ चुकी है, जो प्रीमियर संस्था कहलाती है, IIT, IIM, IIIT, 2 यूनिवर्सिटीज 2 बन गई है, FDDI बन गई है, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर। अभी मैंने खुद एक और महाबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा हूँ, आज ही उसका शिलान्यास होगा। दिव्यांगों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनी जोधपुर के अंदर। तो जो कुछ संभव है हर क्षेत्र में वो सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये मैं इस मुबारक मौके पर हमारे सब साथी बैठे, क्योंकि मैं भी थोड़े समय के लिए आपके बिरादरी का सदस्य रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जोधपुर में भी और राजस्थान के अंदर भी जहाँ पर चलता है हम लोग कोशिश करते हैं किस प्रकार से सुविधा अधिक से अधिक मिले लोगों को। ये मैंने इसलिए कहा जो मुझसे मांगा गया वो मैंने मना नहीं किया। एक घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। एक बार मेरे पास बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के हमारे साथी आए थे जयपुर के अंदर। तो मेरे खुद का शौक है कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोअर कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी, वकीलों की बार काउंसिल है। मुझसे अगर मैंने कहा 60 लाख रुपये चाहिए हमें लाइब्रेरी के लिए, और मैं एज वित्त मंत्री 2 दिन बाद ही बजट पेश करने वाला था। तो मैंने कहा भाई कि मैं तो खुद आपकी बिरादरी का वगैरह आपकी चिंता करते हैं, सब देख लेंगे, फिर देख लेंगे भैया बताओ हमें। तो मैं कभी कैसे बता सकता हूँ, परसों मेरे बजट पेश करने हैं, तो आप निश्चित जो मैंने आपसे लेके मैं भेज दिया। जब मैंने बजट पेश किया तो मैंने क्या किया कि सुना अच्छा था उनका, तो मैंने 10 करोड़ रुपये अलॉट किए उसके अंदर। बजट स्पीच में दी, बड़ा खुश हुआ मैं। 12 के मेरे वकीलों को मिलेंगे देने के लिए, 12 मालूम पड़ा रहा वहाँ तो गाड़ी चर्च हो गए वकीलों पर। मैं कही क्या हो गया कि वो 60 लाख की बात आपने मानी नहीं थी, इसलिए वकीलों ने स्ट्राइक कर दी और वो असेंबली तक बढ़ गए, जहाँ से बैरिकेडिंग लगे हुए थे वो झगड़ा हो गया और लाठी चार्ज हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। और एक बार जानते हो आप लोग, स्ट्राइक शुरू रहती है चाहे कारण कुछ भी हो या नहीं हो, वापस स्ट्राइक कॉल ऑफ करना उनके हाथ में रहते हैं जो स्ट्राइक करवाते हैं। वो दूसरी बिरादरी है, वो फिर मुश्किल से स्ट्राइक खत्म होती है। तो मुझे बड़े पागल बैठने पड़े, किसी ने स्ट्राइक खत्म भी करवाई और 10 करोड़ रुपये ही दिए मैंने, बल्कि 11 करोड़ दिए मेरे ख्याल। तो कहने का मतलब है कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से आज वो जिले बन गए हमारे, 33-50 हो गए। ये केवल जुडिशरी का भी दायरा बढ़ेगा, नए नए कोर्ट खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए मैंने अभी जो नई बात कही है, मिशन 2030 हर राजस्थान के निवासी का सपना होना चाहिए। 30 तक राजस्थान काम पहुँचे हर विषय के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुविधाओं में, योजनाओं के अंदर। कोई क्षेत्र हो अपना खुद का इंटेलेक्चुअली वो कहाँ पहुँचे, ये हमारा सपना होना चाहिए।
आपको ना खुशी होगी, 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक सुझाव दे दिया। इसका मतलब है कोरोना के अंदर मैंने प्रयास किया था, कोरोना ऐसी महामारी आ गई थी, पता नहीं हम खुद जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहले फिर भी चिंता थी, पूरे विश्वव्यापी महामारी थी। उस वक्त में मैंने जो आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तमाम धर्मगुरुओं को, NGO को, एक्टिविस्ट को, कोई वर्ग ऐसा नहीं था, वकीलों सहित, जिनको हमने आह्वान नहीं किया। पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को मुझे कहते घर है, वो धर्म उस वक्त सबने निभाया। आराम से वो टाइम निकल गए, ऑक्सीजन में कोई नहीं मरा रहता। मौतें हुई है, और कई राज्यों में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से। हमने वो व्यवस्था करी, चार्टर प्लेन तक भेज दिए दवा लाने के लिए। किसी कीमत पर चाहे कितने खजाना खाली हो जाए, किसी को मरने नहीं देंगे, रहते हैं नहीं, मैंने नारा दिया। तो मुझे खुशी कहते हुए सरकारी गैर सरकारी हर व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया, और वो टाइम में निकल गया। 2000 मिशन 30 जो मैंने कहा है, इसीलिए कहा है कि हमने परीक्षा अनुभव किया है कि राजस्थान में पोटेंशियल है। अगर हम फूस देते हैं तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हम 500 लड़कों में भेजने लगा हूँ विदेशों में पढ़ने के लिए, और मैं एग्जाम में देता हूँ मोटिवेट करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर जब विद्यार्थी थे तो बड़ौदा के महाराज ने उनको भेजा था पढ़ने के लिए बाहर। वो आज संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम सुन लिखा गया है। तो 500 बच्चों में कोई टेक्नोक्रेट बन के आएगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कुछ क्षेत्र में जाएगा। जो पैसे वाले होते हैं, मान लो, वो तो एफोर्ड कर सकते हैं, हर व्यक्ति एफोर्ड नहीं कर सकते। टैलेंट कितना ही हो उसके अंदर। हमारी कई स्कीमें ऐसी थी जिसमें कि टैलेंट बच्चों को कहीं सरकार उनको प्रोवाइड करे सुविधा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मिशन 2030 के अंदर आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, आप भी भागीदारी निभाएं अपनी। कई लोगों ने निभाई होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव देने अपने जो मेरे मन में आए, जो कल्पना करें आप लोग। एक बात कहता हूँ मैं, फिर महेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा आपने जोधपुर बनवा दिया, तो आप जयपुर से बढ़िएगा आगे। जयपुर में कई लोग बैठे हैं, वकील लोग आए हुए हैं, डबल AG और सब लोग हैं। सरकार पूरी तरह आपके साथ। एक बात मैं सीधे साहब कहना चाहूँगा आपको, जयपुर जो आपका जो ट्रायल कोर्ट है सी स्कीम में, आप कभी गए होंगे मेरी ख्याल से, मैं भी गया। जाने के बाद में वही जब कभी जुडिशरी की बात आती है दिमाग में, वो ट्रायल कोर्ट का माहौल याद आता है। इस प्रकार वहाँ बैठे वकील लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार तैयार है देने के लिए, सेव करने के लिए। आप जो चाहो हम तैयार हैं, 100 करोड़ ले लीजिए मुझसे, 150 करोड़ ले लीजिए, आप बनाइए। वकील को समझाइए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, चुप होने तैयार नहीं होता कोई व्यक्ति, यकीन होती है। ये कोर्ट जो बना है तब यहाँ इसलिए कोई जोधपुर के अंदर नहीं, हमारा तो हाईकोर्ट है, हमारी ठीक है बस। हमारे जोधपुर में कहावत है कि जोधपुर किला देखना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा है, ट्रांसफर कर दी, नहीं साहब मैं तो जोधपुर रहूँगा कि मुझे किला देखना जरूरी है। तो वो हाईकोर्ट की बिल्डिंग या हाईकोर्ट बिल्डिंग आते हैं, फर्क है। अब मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई, कितनी सुविधा हो गई है। उस वक्त आंदोलन हो रहे थे, धरने दे रहे थे, धमके दे रहे थे, तो भैया ये होता है, उनको भी आप समझाइए। मैं वहाँ गया तो मुझे लगता है कि मैं सोच नहीं सकता किस प्रकार लोग बैठे बैठे काम करते होंगे। और जोधपुर के लिए मैं हम आपको कहना चाहेंगे, महेंद्र जी बात हुई थी कि जो आप हम नई जगह दे देंगे आपको, बनाइए, बड़ी जगह हमारे काम आ जाएगी। जो चाहो जुडिशरी में, मैंने भी अब तो चुनाव आ रहे सामने, आप लोग दुआएं करो भाई गवर्नमेंट हमारी वापस आएगी, तभी हम दे पाएंगे। कारगिल में सीधे साहब अभी तो मैं दौड़ना कर रहा था और मैंने कह रखा था तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मेरा नारा था। और मैंने करके दिखाया है।
अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब मैंने वो करना नहीं करता, जो चुनाव सामने हैं और मेरे ख्याल 5-6 तारीख को वो लोग करने लागू हो जाएगा। अब मैंने कहा मैं ये कहूँ कि भाई घोषणा करने के पहले मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहे हैं आजकल राज्यों में, तो गारंटी सिस्टम चल पड़ा है। तो मैं गारंटी देता हूँ आप सरकार बनेगी, हम आप ये काम करेंगे। तो आप मुझसे कुछ कह लो, आप कोई मांग करेंगे तो मैं कहूँगा मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका बाकी मैं कैसे कह सकता हूँ भाई कि मैं कर दूँगा आपके ये पूरा काम भी। तो मुझे खुशी है कि आप सब आज बता रहे हो श्री साहब को, श्री साहब का मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से आज स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज शानदार भवन, मैंने खुद देखा जाकर के शानदार भवन, मेरे ख्याल से ऐसा भवन एरिया ऑफिस का पूरा जो कुनबा है उनके लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हाईकोर्ट बिल्डिंग हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कानून पास किए हम लोगों ने, फैसले हम लोगों ने किए जाता है, गवर्नेंस दी हम लोगों ने, उससे लगता है कि हम लोग अगर एक सपना देखें 2030 का तो बुरा नहीं है, सब मिलके हम सपना देखें। उससे कौन मुख्यमंत्री होगा कि सरकार को छोड़ दीजिए, हम सब मिलके राजस्थान की बात सोचें, चाहे प्रवासी राजस्थानी हो, चाहे वो राजस्थानी क्यों, कोई भी हो सकता है देश नागरिक। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और तो वकील साहबान की बड़ी स्ट्राइक हुई थी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए, वो भी हमने पास कर दिया। जो आपने मांगा हमने पूरा किया। इसलिए मैं कह रहा, अभी तो मेरे ख्याल से अटका पड़ा है, हर जगह में गया होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एडवोकेट एसोसिएशन वालों से कहना चाहूँगा कि भाई आप भी जरा जोर लगाओ। स्ट्राइक तो कर दिया आपने, मांग पूरी हो गई, तो अब वो आगे पास नहीं हो रहा है। तो गवर्नर साहब से मैं भी कहूँगा आप लोग बात कीजिए, सब मिलके कम से कम। वो भी नवाचार है, मैंने सुना देश में कहीं नहीं है, पहला सरकार राजस्थान सरकार जिसने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मरुधर धरती है इसी इणरो अलग बखान, रजकण में शुभता रमे इणरी आ पहचान। इस गौरवमयी धरती राजस्थान और राजस्थान का सिंहद्वार जोधपुर, जहां आज महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन हमारे महंगे मेहमानों की मौजूदगी में हुआ, तो अब समय है अतिथियों के मानस पटल पर आज के इस आयोजन की स्मृतियां उकेरने की, अमिट करने की, और इस हेतु मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मैं आवाज दे रहा हूं। सबसे पहले बहन राजलक्ष्मी चौधरी जी को कि वे पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अगले क्रम में आवाज दूंगा बहन अंजना जावा को, वे तैयार रहें। बहन अंजना जावा से मेरा अनुरोध कि वे माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। मैं अगले क्रम में आवाज दे रहा हूं बहन वंदना भंसाली को, वे तैयार रहें। उनसे मेरा अनुरोध कि वे पधारें और माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर आज के इस आयोजन की स्मृतियां हमारे अतिथियों के जेहन में अमिट करें, उनके मानस पटल पर उतारें। इसके साथ ही उन शिल्पकारों का जो हमारी संस्कृति को इंगित करते हैं, संस्कृति के परिचायक हैं, जो देवशिल्पी विश्वकर्मा की याद हम दिलाते हैं, उन शिल्पकारों के अभिनंदन का भी अवसर है। आज जो भवन आपने उद्घाटित किया है और जो भवन कल से राजकीय अधिवक्ताओं के हेतु उपयोग में आने वाला है, उस भवन को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, जिन्होंने इसकी कल्पना को साकार किया, उन शिल्पकारों के सम्मान का अवसर है। और यह सम्मान विशेष रूप से
माननीय महाधिवक्ता महोदय एवं उनके समस्त साथीगण, जो साथी अधिवक्तागण हैं, राजकीय अधिवक्तागण, अतिरिक्त महाधिवक्तागण, अतिरिक्त एवं सहायक राजकीय अधिवक्तागण, वे सभी मिलकर के अपनी ओर से उन शिल्पकारों का सम्मान कर रहे हैं, शिल्पियों का सम्मान कर रहे हैं। मैं एक बार नाम पुकार रहा हूँ। वे सब लोग जो RSRDC के कर्मचारी हैं, आप मंच की जानिब पधार जाएं। मेरा अनुरोध RSRDC के डिप्टी GM श्री सुरेश शर्मा जी से कि वे मंच की जानिब पधार जाएं, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि उनका मेडल पहना करके और सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगा इसके साथ ही श्री कमल किशोर जी सिंघल से, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं RSRDC में। RSRDC वो कार्यकारी एजेंसी है जिन्होंने इस भवन की कल्पना को साकार किया है। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय CJ साहब से कि वे श्री कमल किशोर जी को मेडल पहना करके उनका बहुमान करें, सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा श्री जितेंद्र शर्मा जी से, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं RSRDC में, और जितेंद्र शर्मा जी के बहुमान है तो मेरा अनुरोध माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी से कि आप पधारें। मैं आग्रह करूंगा प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री नीरज सोनी जी से कि आप मंच पर पधारें। नीरज सोनी जी से मेरा अनुरोध माननीय CM साहब से कि आप बहुमान करें माननीय नीरज सोनी जी का। मेरा आग्रह श्री SH महोरे जी से कि आप पधारें। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल्स हैं RSRDC में, आपके बहुमान है तो मेरा अनुरोध माननीय CM साहब से। मेरा आग्रह श्री अजय किशन जी मूथा से कि आप भी मंच पर पधारें, और आपके इस शिल्पकर्म हेतु हमारा धन्यवाद ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में पहन करके आप सहेजें अपने मन में। मेरा अनुरोध जूनियर इंजीनियर बहन हेमा कुमारी जी से कि आप पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बहुमान प्राप्त करें। और अब अवसर आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता के ज्ञापन का, इस हेतु मेरा अनुरोध अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह जी से कि वे माइक्रोफोन पर पधारें और धन्यवाद के शब्द कहें। The dignitaries on the dais and off the dais. A very good afternoon to everyone present here. I consider it an absolute privilege to have this opportunity to express my gratitude to all the esteemed guests present here today. I, on behalf of the Advocate General, thank all the honorable dignitaries who have blessed us with their warm presence on the occasion of the inaugural ceremony of the new building of the Office of the Advocate General. I am very thankful to Honorable Justice Mr. Augustine George Masih, Chief Justice, Rajasthan High Court, for sparing his valuable time and for travelling down to Jodhpur for this occasion to be present amongst us. It is your guidance and support, sir, that has resulted in this eventful day for the inaugural of this beautiful building. I also convey my sincere thanks to Honorable Justice, Honorable Mr. Shri Ashok Gehlot, Chief Minister, Government of Rajasthan, for accepting the invitation extended by the Learned Advocate General and taking time from his otherwise busy schedule for this occasion. The timely completion of this majestic building is through seamless contribution of the officers of your government under your guidance, and we are ever so grateful for your help. I express my sincere thanks to Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, Judge Rajasthan High Court, for his enlightening presence. I am grateful for your help at each step, all throughout the process, in the past year and the present also. The culmination of which is the shiny new building for the Advocate General Empire. I also express my gratitude to Shri Mahendraji Singhvi, Learned Advocate General, Government of Rajasthan. I thank him for his constant encouragement and support that has led us to this moment of inaugural of the new building. Your valuable knowledge and insights are reflected in the construction and the design of the building.
The event today is the result of your sincerest efforts, the fruits of which many shall enjoy. I also thank the sitting and former judges for sparing their valuable time and gracing us with their presence for this occasion. I express my heartfelt gratitude to the High Court administration for their immense support right from the beginning for the allotment of the land for the building to prompt responses and ultimately for their help in organizing this event. I also thank the High Court staff for their sturdy support and for working in tandem with our team in making today possible. I must thank the officials of the Department of Finance, Government of Rajasthan, foremost for the budgetary support and further for acceding to the additional needs and demands raised for the completion of the work, and that too with swift responses. I am immensely thankful to all concerned state authorities, the bureaucrats and the other officers of the state administration for being available round the clock and coordinating with us so that the project could reach its completion within time. I must take this opportunity to thank the entire team of the Office of Advocate General for their contribution in organizing this event. I must also thank the Rajasthan Police for providing us the adequate support and security for the event. I further thank the learned members of the electronic and print media for taking time out and participating in this function. I am also thankful to the heads of all premium institutions, academicians and members of defense forces who have taken time for their always busy schedule for us. I must say that ideas are nothing unless executed, and here I take this opportunity to thank the officials and staff of RSRDC for execution of this project and for giving this beautiful physical form to this vision of a separate building for government advocates. It would only be appropriate to mention here that futuristic design of the building and state-of-art amenities are not only going to cater to the current team of Advocate General, but will also facilitate the working of the future team of the state and central government councils. I once again thank from the core of my heart to all the honorable dignitaries, the esteemed guests and the august audience for having graced this event. Most importantly, I thank my dear colleagues at BAR for taking out their precious time on a holiday and braving the heat today to be present here and share in the moment of joy. I thank everybody. बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग राष्ट्रगान हेतु खड़े होंगे अपने स्थान पर और उसके बाद आप सब लोग भोजन पर आमंत्रित हैं। जनगण मन अधिनायक